तो टॉपिक है हमारा अनवांटेड 21 डेज वाली टैबलेट। इसका एक दूसरा ब्रांड है फाइजर। ये मैनकाइंड की है, जिसका फोटो भी मैंने लगा रखा है। दूसरा जो ब्रांड है ओवरऑल एल, ये फाइजर कंपनी की दवा है। पहले वाली अनवांटेड 21 जो नाम है वो मैनकाइंड कंपनी की है। ठीक है, तो दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हो। इसका जो कंपोजिशन होता है उसमें आपको दो हार्मोन का कंपोजिशन मिलेगा। पहला एलएनजी, इसको हम माइक्रोग्राम में याद करेंगे। मिलीग्राम में याद करोगे तो परेशानी होगी, बिकॉज पॉइंट में याद करना पड़ेगा, जैसे 0.15 mg ऐसे करके। तो इजी ये है कि हम इसको माइक्रोग्राम में याद कर लें। ठीक, तो 150 माइक्रोग्राम एमसीजी। लीवोनॉर्जेस्ट्रल होता है, जो एक प्रोजेस्टिन है, यानी कि एक रूप है प्रोजेस्टेरोन लाइक हार्मोन का। सेकंड होता है एथिनाइल एस्ट्राडाइल, ईईडी, एथिनाइल एस्ट्राडाइल। इसको भी हम यूज करेंगे माइक्रोग्राम में, तो इसको हम 30 माइक्रोग्राम लिखेंगे। तो अब अगर आप इसको इजीली याद करना चाहते हो, ठीक है ना, तो जो ये है ईईडी, आप इसको याद कर लो। इसका 5 टाइम्स होता है एलएनजी। तो अगर हम ए बी सी डी के हिसाब से चलें, ठीक है, ए टू जेड, तो आपने देखा होगा कि जो ई है वो पहले आएगी। ठीक, तो यहाँ पर 30 माइक्रोग्राम लिख दिया। और एल बहुत बाद में आएगा, लॉन्ग। तो एल मीन्स एलएनजी और एल मीन्स लॉन्ग। लॉन्ग उसके मॉलिक्यूल्स होंगे इनटू 5 टाइम्स। ठीक, तो इसकी डोज आप निकाल लोगे, तो एक की डोज याद कर लो, दूसरे को 5 गुना कर देना, डोज अपने आप बन जाएगी। तो ये तो होगी बेसिक आपको जानकारी के अनवांटेड में अनवांटेड 21 डेज या फिर ओवरऑल एल, दोनों में सेम कंपोजिशन है। बस फार्मास्यूटिकल्स कंपनी एक मैनकाइंड है, दूसरी फाइजर है। क्लियर हो गया? अब बारी आती है कि किस फॉर्म में ये पाई जाती हैं। तो उसको हम कहते हैं डोजेज फॉर्म। जैसे सिरप क्या है, आप अगर मार्केट में एंटीबायोटिक सिरप की फॉर्म में भी मिलेगा, एंटीबायोटिक ड्रॉप्स की फॉर्म में भी आता है नियोनेट्स के लिए, एंटीबायोटिक टैबलेट की फॉर्म में भी मिलेगा, एंटीबायोटिक कैप्सूल की फॉर्म में भी मिलेगा। तो ये सब क्या है, ये सिरप, ड्रॉप्स, टैबलेट, कैप्सूल, ये सब क्या है? दीज ऑल नोन एज डोजेज फॉर्म्स। कि इनका रूप क्या है। तो ठीक है ना, ऐसे ही मैनकाइंड की अनवांटेड 21 डेज या फिर फाइजर की ओवरऑल एल की जो डोजेज फॉर्म होती है, वो होती है अनकोटेड टैबलेट। तो अनकोटेड टैबलेट्स होती हैं ये। स्ट्रेंथ मैंने की ऑलरेडी आपको बता चुका। ठीक, 30 माइक्रोग्राम इथेनाइल एस्ट्राडायोल की, और इसका 5 गुना, 5 × 30 एलएनजी की। ये चीज हो गई। अब बारी आती है कि हम इस टैबलेट को किस किस पेशेंट को दे सकते हैं, कौन कौन से ऐसे बीमारियां होंगी, इंडिकेशंस होंगे, जिससे हम पेशेंट को ये मेडिसिन रिकमेंड कर सकते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट पेज पे आते हैं, इंडिकेशन। चार ऐसी स्पेसिफिक बीमारियां, प्रॉब्लम, इंडिकेशन हैं जहां आप दे सकते हो मैनकाइंड कंपनी की अनवांटेड 21 डेज या फिर फाइजर की ओवरऑल एल। तो देखते हैं वो कौन कौन सी हैं। पहला है प्राइमरी डिसमिनोरिया के ट्रीटमेंट में। ठीक, पहला प्राइमरी डिसमिनोरिया। डिसमिनोरिया का मतलब आप जानते हो, डिस
Ordered menorrhea means irregular periods. Dysmenorrhea means disordered menorrhea. सेकेंड इंडिकेशन है एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग, जिसे हम कहते हैं AUB। एक और होता है जिसको हम बोलते हैं DUB, डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग। आज जाके देखना कि दोनों में फर्क क्या होता है। यूट्यूब चैनल पे भी एक वीडियो अवेलेबल है AUB और DUB में क्या डिफरेंस है, तो उसको भी आप वॉच कर सकते हो। थर्ड, तीसरी बीमारी जिसमें हम दे सकते हैं पेशेंट को प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए। तो जब तक पेशेंट ये टैबलेट लेती रहेगी तब तक वो प्रेग्नेंट नहीं होगी, तो प्रेगनेंसी प्रिवेंशन के लिए आप इसको दे सकते हो। ठीक। और चौथी होती है एंडोमेट्रियोसिस। तो एंडोमेट्रियोसिस एक और टर्म होता है जिसे कहते हैं एडिनोमायोसिस। एंडोमेट्रियोसिस का मतलब होता है एंडोमेट्रियम जैसी लेयर कहीं और होना, बॉडी के किसी दूसरी जगह पे एंडोमेट्रियम जैसी कोई सीक्रेटरी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर बन जाए, उसे एंडोमेट्रियोसिस कहेंगे। और एंडोमेट्रियम पेनिट्रेट करके घुस जाए किसमें, मायोमेट्रियम में, तो उसे हम एडिनोमायोसिस कहेंगे। तो खैर और भी डिटेल में मैं बताऊंगा एग्जाम ओरिएंटेड क्लासेस में। ये है आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस सीरीज की क्लास, तो इसको आप अपनी प्रैक्टिस में इस्तेमाल कर सकते हो। एंडोमेट्रियोसिस और बाकी जो डिजीज या प्रॉब्लम्स हैं उसमें टैबलेट को लेने का मेथड बस अलग है। तो इन तीनों कंडीशन में हम डेली एक ही टैबलेट देंगे, 1 टैब डेली, या OD कह सकते हैं इसको। सिर्फ एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी कंडीशन है या ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें डेली 2 टैब दी जाती है, 2 टैब डेली। ठीक। इस चीज को आप थोड़ा सा याद रखना ताकि आपसे गलती या मिस्टेक ना हो। क्लियर। ये बात याद हो गई हो, समझ में आ गई हो, या फिर आपने नोट कर लिया हो, तो यहाँ टिक कर दो। मैं आपको आगे ले चलता हूँ। ठीक। ओके। अब बारी आती है हाउ टू टेक। कैसे पेशेंट को क्या आप रिकमेंड करेंगे, कैसे वो ले। हाउ टू टेक, कैसे लेना पेशेंट को। तो आप उससे बोलेंगे एवरी डे सेम टाइम। तो यहां पहले हम ये लिख दे रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बहुत ध्यान से समझना। एवरी डे एट सेम टाइम। क्लियर। इसका क्या मतलब हुआ, मिसाल के तौर पे पेशेंट कोई टैबलेट ले रहा है, टोटल डेज होंगे 21, पूरा पैक होता है 21 टैबलेट का, मैं भी दिखाऊंगा आपको स्क्रीन पे। इसमें आपने कहा कि एवरी डे एट सेम टाइम, तो ऐसी कोई फीमेल है जो सुबह 10 बजे सो के उठती है, तो उसने क्या किया कि 10 बजे ले लिया, 10 AM। तो अब अगले 21 दिन तक उसे इसी टाइम लेना है, बेस्ट रिजल्ट्स के लिए, बेस्ट रिजल्ट्स के लिए। ठीक है। कोई दूसरी फीमेल है, वो सुबह सुबह 7 AM पे जागती है, तो वो 7 AM पे ले सकती है। फिर हर दिन उसे इसी टाइम पे लेना, ये बेस्ट रहेगा। ये आप उसको काउंसिल कर दीजिएगा कि आपको टाइम चेंज नहीं करना है, क्योंकि 24 आवर का गैप होना चाहिए एटलीस्ट। ठीक। तो जब सेम टाइम पे लेगी तो ऑटोमेटिकली 24 आवर का गैप आ जाएगा। अच्छा, ये हो गई मॉर्निंग की बात। कोई आफ्टरनून लेना चाहे, माना 2 PM, तो वो भी ले सकती है, अलाउड है। कोई 4 PM लेना चाहे, अलाउड। खाने से पहले लेना चाहे, अलाउड। खाने के बाद लेना चाहे, अलाउड। नाइट में लेना चाहे कोई, कुछ पेशेंट ऐसी होती हैं जिनको खाना खाने के बाद लेने पे
वॉमिटिंग, चक्कर आना, ये सब होता है। साइड इफेक्ट तो होते हैं खैर इसके, लेकिन फिर हैबिट में आ जाता है। कुछ पेशेंट खाली पेट को ज्यादा अच्छा फील करती हैं, तो आप दोनों तरह से अलाउ कर सकते हो, जैसे चाहे ले सकते हैं। एब्जॉर्प्शन पे कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मिनिमल इफेक्ट होते हैं। कुछ ऐसी फीमेल्स होंगी जो नाइट में 8 बजे लेंगी, 8 PM। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे मेरी बात का मतलब। जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि एवरी डे एट सेम टाइम, तो जो जिस टाइम चाहे ले टैबलेट को, डेली एक बार, बट वो टाइम फिर फिक्स रहना चाहिए। ओके, नेक्स्ट। तो ये हो गई कि किस तरह से लेनी है बात। अब आती है बारी कितने दिन तक लेनी है। तो यहां लिख देता हूं हाउ मैनी डेज, कितने दिन तक लेनी है। 21 डेज का ये ब्लिस्टर पैक होता है। ठीक, तो एक टैबलेट डेली 21 दिन तक पेशेंट लेगी। नेक्स्ट के जो 7 डेज होंगे, इसमें कोई टैबलेट नहीं लेनी है, इसको फ्री रखना है पीरियड आने देने के लिए। क्योंकि यहाँ वही कंसेप्ट चलती है जो मैं आपको एग्जाम ओरिएंटेड क्लासेस में बताया हूं कि पहले प्रोजेस्टेरॉन का होना और फिर प्रोजेस्टेरॉन का ना होना, जब ये दोनों मिलते हैं तब मेंसेस आते हैं। ठीक, तो मेंसेस लाने के लिए दोनों कंडीशन होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन हर वक्त बनी रहे तो भी पीरियड नहीं आएगा, तो भी मेंसेस नहीं आएंगे। और ये कंडीशन बनी रहे तब तो आने ही नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब प्रोजेस्टेरॉन हर वक्त एलिवेटेड रहेगा तो वो प्रेगनेंसी लाइक कंडीशन क्रिएट कर देगा। और आप सब जानते हो कि प्रेगनेंसी में किसी भी लेडीज को नॉर्मली पीरियड नहीं आता। एक आध एक्सेप्शन जो होता है उसकी बात हम यहाँ नहीं कर रहे। ऐसे ही जिसको प्रोजेस्टेरॉन बन ही नहीं रहा है, बहुत ही लो लेवल है, तो उसका तो जाहिर सी बात है ओव्यूलेशन एंड सो ऑन जो आगे की प्रोसेस है वो भी नहीं होगा, तो उसको भी मेंसेस नहीं आएंगे। तो बात समझ गए हो गया कि प्रोजेस्टेरॉन का होना फिर ना होना, जब ये कंडीशन मीट करेगी देन मेंसेस स्टार्ट हो जाएंगे, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर यही होता है कि हम 21 दिन ये होना वाला काम करते हैं, प्लस ये जो 7 डेज है ये नहीं होना वाला काम करते हैं। तो जब दोनों काम हो जाते हैं, पीरियड 2-3 दिन के अंदर पेशेंट को आ जाता है। क्लियर हो गया? अब आगे बढ़ते हैं। तो मैं पहले आपको दिखा देता हूँ। फाइजर वाली ज्यादा अच्छी मानी जाती है क्योंकि वो ज्यादा अच्छी ब्रांड है, काम सभी करती हैं। ये ओवरऑल एल के नाम से आती है मार्केट में। तो इसमें लीवोनॉर्जेस्ट्रल होता है और साथ में एथिनाइल एस्ट्राडायोल होता है। यहाँ एक ये जो टर्म लिखा होता है, आप में से अगर जो पहले के स्टूडेंट हैं, अगर आपको याद होगा मैंने पढ़ाया था इसका मीनिंग क्या होता है, तो कोई लिख सकता है अगर किसी को याद है, अदरवाइज कोई बात नहीं है, मैं बता ही दूंगा। तो ये शॉर्ट में जो लिखा होता है ये होता है आईपी का मतलब इंडियन फार्मेसी। ठीक, तो आईपी मींस इंडियन फार्मेसी, यहां से बनी है। अगर बीपी लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या होगा? याद आया कुछ? इसका मतलब होगा ब्रिटिश फार्मेसी, राइट। अगर एपी लिखा हुआ है तो इसका मीनिंग क्या होगा? अमेरिकन फार्मेसी। तो 3 याद रखो, ये काफी है। यही ज्यादातर आपको देखने को मिलेंगे, एक आध इधर उधर का होगा उसकी कोई बात नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब है 21 दिन की टेबलेट है ये भी, और उसका तो नाम ही है अनवांटेड 21 डेज। अभी मैंने आपको डोज याद कराई थी, किसका कंपोजिशन याद कराया था, डोज नहीं कंपोजिशन, कि कौन कितनी क्वांटिटी में अवेलेबल है। तो क्या आप में से कोई फिलहाल रिवाइज करा सकता है सभी को? यहाँ लिख सकता है कोई कि LNG कितना होगा? माइक्रोग्राम में बताना है आपको, MCG में, माइक्रोग्राम। आप में से कौन लिख सकता है? एनीवन? अभी तो याद कराया था। अच्छा, ई, वेरी गुड, आविदा ने देखो लिख दिया 150 माइक्रोग्राम। और मैंने आपको याद कराया था ई, इसका 5 गुना L होता है। ई कितना था? 30 माइक्रोग्राम। ठीक, तो आबिदा ने सही आंसर किया है, अकेली सिंगल स्टूडेंट।
बाकी सब लोग तमाशा देख रहे हैं बैठ के। यहाँ पर अगर आप चाहो तो गिन सकते हो 7 टैबलेट, 7 टैबलेट, 7 टैबलेट, तो टोटल 21 होगी, ठीक है ना। यहाँ पर देखो, कंपोजिशन आपके सामने है, ठीक। तो इन्होंने एमजी में लिखा है, एक एमजी में 1 mg में 1000 होते हैं। क्लियर हो गया बात। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आती है बारी एक ऐसी बात जो आपको पता होनी चाहिए। जब ये आप किसी को रिकमेंड करोगे टैबलेट, तो उससे कौन सी हिस्ट्री सबसे पहले लेनी चाहिए आपको। चार तो इंडिकेशन है, इरेगुलर ब्लीडिंग है, या वो प्रेगनेंसी नहीं चाहती, मींस फैमिली प्लानिंग करना चाहती है, या अल्ट्रासोनोग्राफी में एंडोमेट्रियोसिस या इन्वेस्टिगेशन से फाइंड आउट हुआ है, या फिर एयूबी है। तो कहने का मतलब ये तो ये चीज हो गई रिकमेंड करने के लिए, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि सिर्फ इतने से काम चल जाएगा क्या। और ऐसी कौन सी क्लिनिकल की हिस्ट्री है, आप लोगों ने क्लिनिकल की क्लासेस की होंगी, तो उसमें हम लोग लेते हैं ना पर्सनल हिस्ट्री, प्रेजेंट हिस्ट्री, पास्ट हिस्ट्री। तो कौन सी हिस्ट्री लेनी ही जरूरी है, और भी कुछ हिस्ट्रीज होती हैं। एनीवन 10 सेकंड का टाइम रहेगा जवाब देने के लिए, फिर मैं खुद बताऊंगा। तो एक इंपॉर्टेंट हिस्ट्री होती है ड्रग हिस्ट्री। ये इंपॉर्टेंट क्यों है ये मैं बताना चाह रहा हूं आपको। देखो, ओवरऑल एल या अनवांटेड 72, अनवांटेड 21 डेज, कोई सी भी ये तब नहीं देनी है आपको जब पेशेंट को ये वाली दवाएं चलती हों। तो 3 ग्रुप में हम डिवाइड कर दे रहे हैं ड्रग हिस्ट्री को, कि अगर हम इन मेडिसिन की मौजूदगी में ओवरऑल एल चलाते हैं तो क्या हो सकता है। तो 3 कैटेगरी में, सीवियर, मॉडरेट और माइल्ड, ठीक है। पहली कैटेगरी सीवियर वाली, अगर पेशेंट पहले से ये दवाइयां ले रही हैं जो मैं ए कैटेगरी में लिखूंगा, तो किसी भी हाल में आपको ओरल एल नहीं देनी है, या तो ये बंद करो या वो बंद करो, ठीक है। एक होता है ट्रानिक्सामिक एसिड, ट्रानिक्सा, ये ब्लीडिंग रोकने के काम आता है। आप किस लिए दे रहे हो ओरल एल, ब्लीडिंग कराने के लिए, पीरियड लाने के लिए। एक टैबलेट चल रही है पीरियड रोकने की, दूसरी दे रहे हो पीरियड लाने की, तो प्लस और माइनस दोनों मिलके क्या हो जाएंगे। कोई बेनिफिट होगा उसको ओवरऑल एल लेने का, कोई बेनिफिट नहीं होगा, बेकार जाएगी वो टैबलेट उसकी। गुड। दूसरी कौन सी मेडिसिन, एक एंटी फंगल ड्रग होती है, ओल्ड ड्रग है, ठीक है, एक तो ये हो गई। और दूसरी होती है एक एंटी फंगल ड्रग ओल्ड, जिसको हम बोलते हैं ग्राइसियोफुल्विन, ठीक है, एक एंटी फंगल है। तो इसके साथ नहीं देनी है और इसके साथ भी नहीं देनी है। इस दोनों कंडीशन में बहुत ही सीवियर साइड इफेक्ट डेवलप होते हैं। तो आपको पता लग गया, इन दो दवाओं को रट लेना। पेशेंट से पहले पूछ लेना कि मैडम आपकी कोई दवाइयां तो नहीं चल रही हैं किसी चीज की। हमेशा पेशेंट से ऐसे ही पूछना है कि आपकी किसी बीमारी की दवा तो नहीं चल रही है। तो बताएगी हाँ डॉक्टर साहब एक दवा चलती है मेरी। का कौन सी चलती है, कि वो मुझे याद नहीं है, तो कल लेके आओ पहले तब बताएंगे। तो उसे मंगवाओ, देखो। ठीक, तो अगर ये दोनों हो तो बिल्कुल भी ओवरऑल देना नहीं है किसी भी हाल में। अब आती है बारी मॉडरेट कैटेगरी की। मॉडरेट, तो ऐसी कौन सी मेडिसिन है कि जिसकी मौजूदगी में हम रिस्क ले सकते हैं कि चलो दे दी जाए। तो ऐसी एक है वारफेरिन, और दूसरी है प्रेडनिसोलोन, बड़ी फेमस स्टेरॉइड है प्रेडनिसोलोन।
तो ये जो दो मेडिसिन है, इससे क्या होगा, मॉडरेट साइड इफेक्ट आएंगे। मॉडरेट साइड इफेक्ट की वजह से पेशेंट को दिक्कत तो होगी, लेकिन बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा। ठीक, तो इस कंडीशन में आप डिसीजन ले सकते हो। वारफेरिन चल रही है तो भी दे सकते हो, प्रेडनिसोलोन चल रही है तो भी दे सकते हो, मगर मैं ये बार बार ये बोल रहा हूं कि दे सकते हो, नहीं देना ज्यादा बेटर है, क्योंकि सीवियर और मॉडरेट साइड इफेक्ट नुकसान बहुत ज्यादा करते हैं। जो माइल्ड साइड इफेक्ट होते हैं उसे हम तवज्जो नहीं देते ज्यादा। ठीक, तो आपको दोनों वो दवाइयां सीवियर वाली और दोनों ये चार मेडिसिन, इनमें से कोई सी भी मेडिसिन पेशेंट ले रही है, तो आप उससे कहना कि यार एक बार अपने डॉक्टर से जाके बात करो कि मेरे को ओवरऑल एल या अनवांटेड 21 डेज लेनी है, तो मैं क्या करूं, क्या इनको बंद कर दूं या दूसरी कोई आप रिकमेंड करेंगे? क्योंकि ये दवाइयां किसी और ने लिख के दी होंगी, किसी और डॉक्टर ने किसी प्रॉब्लम में लिखी होंगी, तो पहले आप उसको उस डॉक्टर के पास भेज दीजिए। ठीक, साथ में कुछ मल्टीविटामिन, पेंटॉप डीएसआर, इस तरह की कुछ कुछ दवाइयां लिख दीजिए। उसे ऐसा ना लगे कि सर ने मेरे को कुछ दिखा ही नहीं और मैं विजिट पे आई, मैंने फीस दी, पर्चा बनवाया, सब कुछ हुआ और ब्लैंक पर्चा वापस लेके भेज दिया इन्होंने। तो एटलीस्ट उसको कुछ आराम मिले, कुछ उसके ऐसे इश्यूज जो सिम्टोमेटिक हो उतनी दवा लिख के, और पहले उससे ये बोलो कि ये दोनों मुझे आपकी बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि इनकी मौजूदगी में मैं ओवरऑल एल या अनवांटेड नहीं चला सकता। तो आप एक बार जाके वापस से अपने डॉक्टर से थोड़ा सा इसका रास्ता निकालवा लो कि मैं साथ में ओवरऑल एल ले सकूं, आप ऐसा कुछ कर दीजिए। तो वो ठीक है, अपने आप रिकमेंड करेगा कि क्या लेना है क्या नहीं। तो ये हो गई बात कि सीवियर और मॉडरेट साइड इफेक्ट या ड्रग इंटरेक्शन हो सकते हैं ओवरऑल एल अनवांटेड 21 डेज के साथ, अगर पेशेंट पहले से ये ड्रग हिस्ट्री पे है तो। अब आती है बारी ऐसी तीन कंडीशन की जिसमें एकदम आपको ओवरऑल एल क्या, इस कंपोजिशन की कोई भी ब्रांड नेम की दवा देनी ही नहीं है एग्जैक्ट, तो उसे हम बोलेंगे कॉन्ट्राइंडिकेशन। कॉन्ट्राइंडिकेशन को हम शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं। ठीक, तो तीन ऐसी कंडीशन जिसमें किसी भी हाल में हमें नहीं देनी है। पहली, पेशेंट को एडीमा हो रखा है, जनरलाइज्ड एडीमा है, लेग वाला एडीमा है, ठीक है, कोई सा भी। सेकंड, आई डिसऑर्डर है कोई उसको, आई डिसऑर्डर नहीं देनी है एडीमा की कंडीशन में, कॉन्ट्राइंडिकेटेड। आई डिसऑर्डर है कॉन्ट्राइंडिकेटेड, और लीवर डिजीज है तो भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड। ठीक, और भी कॉन्ट्राइंडिकेशन है छोटे छोटे, मगर ये ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, ज्यादा बड़े थे, इसलिए मैंने आपको बताया। अब बारी आती है कुछ ऐसी चीजों की जो अक्सर पेशेंट आपसे पूछेगा। ठीक, तो इसे बोलते हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। पेशेंट पूछेगा क्या कि डॉक्टर साहब, मैं ये जो दवा है तो खाना खाने के बाद लूं या खाना खाने से पहले लूं, ये जरूर पूछेगा। तो आपको क्या करना है, एनी टाइम ये आंसर देना। इसकी वजह क्या है, क्योंकि इस पे रिसर्च हुई ही नहीं कि खाने के साथ इस कॉम्पोजिशन का क्या इंटरेक्शन है, फूड के साथ क्या इंटरेक्शन है। तो जब हमारे पास इसकी कोई नॉलेज नहीं है तो हम उसमें कुछ नहीं बोल सकते। हम पेशेंट को सिंपल ये बोल देंगे, आपका मन करे तो आप खाना खाने से पहले ले लीजिए, आपका मन क्या कर रही हो शहजादी ये स्क्रीन पर, और आपका मन ना करे तो आप खाने के बाद ले लीजिए, ठीक है ना। कई बार आपके पास ऐसी फीमेल्स आएंगी जो हाई प्रोफाइल होंगी, जो ड्रिंक करती हैं, ठीक है, ध्यान रखो इस बात का। अगर आप एक पॉश एरिया में हो, एक अच्छे एरिया में, अच्छे से मीन्स होता है बहुत अमीर कबीर लोगों वाले एरिया में हो, तो बहुत सी फीमेल होती हैं जो ड्रिंक करती हैं, किसका, अल्कोहल का, विस्की बियर ये सब पीती हैं, ठीक है। हो सकता है कोई एक फीमेल आपके पास कभी आ जाए और वो कहे कि डॉक्टर साहब मैं तो थोड़ा सा ड्रिंक करती हूँ, क्या ले सकती हूँ? तो अननोन यू लिख दे रहा हूँ, इसको हम एक कोड बना ले रहे हैं। आगे तक जितनी भी मेडिसिन पढ़ाऊंगा, तो जिस कंडीशन के बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है करेंटली, आगे चल के हो जाए वो बात की बात है, करेंटली जैसे हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन रिसर्च के बेस पे नहीं है कि फूड के साथ क्या इंटरेक्शन है, तो हमने उसको भी अननोन में लिख दिया, अननोन। तो पेशेंट को आप उसकी मर्जी पे छोड़ सकते हो। ऐसे ही अल्कोहल के साथ कोई रिसर्च इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है कि कोई ड्रग इंटरेक्शन होता है या नहीं होता है। क्लियर?
बात समझ में आ गई? तो ये जो गुड, तो ये जो दो क्वेश्चन है पेशेंट पूछ सकता है आपसे। तीसरा क्वेश्चन जो रिसर्च बेस पे अवेलेबल है आंसर। थर्ड क्वेश्चन हो सकता है पेशेंट का, कुछ लोग गाड़ी ड्राइव करते हैं, बाइक चलाना है, कार चलाना है, तो वो पूछते हैं क्या हम ये टैबलेट लेके ड्राइविंग कर सकते हैं? द आंसर इज नो, अनसेफ। इसको हम कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे अनसेफ या डेंजरस। ठीक, इट इज वेरी डेंजरस। उसकी वजह क्या होती है? ये ड्राउजी कर देती है। जो भी फीमेल इस टेबलेट को लेती है, खासतौर से इनिशियल डेज में तो बिल्कुल, जिसने पहली बार स्टार्ट किया होगा इस सीओसी को, सीओसी का मतलब होता है कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, तो ये कैटेगरी जो है ये सीओसी कैटेगरी की ड्रग है, जिसमें दो कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मिक्स की जाती हैं। इस तरह की कोई भी फीमेल जो ड्राइव कर रही हो या उसको शौक हो राइडिंग का, बाइक राइड करने का शौक है, कार राइड करने का शौक है, उसको आप मना कर दोगे, क्योंकि रीजन है इस टेबलेट को लेने के बाद पेशेंट ड्राउजी फील कर सकता है, उसे नींद आ सकती है, और खुदा ना खास्ता ऐसा हुआ तो एक्सीडेंट हो सकता है, तो नहीं देना है। ठीक, बात समझ गए सब लोग? एनी इशू? तो ये वो खास इंफॉर्मेशन थी जो आपको पता होनी चाहिए क्लिनिक पे इस्तेमाल करने के लिए। मैं लिख देता हूं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। क्या करती हैं? तो आपको पता है इसमें दो कंपोनेंट हैं। पहला है ई फॉर एथिनाइल एस्ट्राडाइल। इसका क्या क्या होता है? ये जो सर्विक्स का म्यूकस है, और कहीं का म्यूकस नहीं, म्यूकस बहुत जगह बनता है, सर्विक्स का म्यूकस उसको कर देता है थिक। अब थिक जब होगा तो क्या स्पर्म इजीली पेनिट्रेट कर पाएगा? पूरी लाइन फिर से सुनो, स्पर्म इजीली पेनिट्रेट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, डिफिकल्टी से पेनिट्रेट करेगा। मैं ये कह ही नहीं रहा हूं कि पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा, दोनों बातों में फर्क है। गलत कंसेप्ट माइंड में लेके कभी नहीं चलना है। ये बोलना कि इजीली पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा ये सही आंसर है, और कोई अगर आपको ये पढ़ा रहा है कि पेनिट्रेट ही नहीं कर पाता है स्पर्म, तो गलत पढ़ा रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ बोलेंगे इजीली पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा, म्यूकस्थिक हो जाएगा इस कंपोनेंट की वजह से, और ये कंपोनेंट होता है 30 माइक्रोग्राम। अब आता है सेकंड, इसको गुलाबी कलर से हम लोग लिख दे रहे हैं। सेकंड होता है एल एन जी, मैंने एल लिख दिया। तो इसका काम क्या होता है? ओव्यूलेशन को इनहिबिट करना, या फिर एग फॉर्मेशन को इनहिबिट करना। ठीक, दोनों बातों में से कोई भी ले सकते हो। अच्छा आप बताओ, मान के चलो म्यूकस थिक ना भी हो, म्यूकस पतला ही रहे, स्पर्म पेनिट्रेट कर गए, लेकिन अगर ओव्यूलेशन ही नहीं हुआ है, एग ही नहीं है फेलोपियन ट्यूब में, तो क्या फर्टिलाइजेशन हो पाएगा? नहीं हो सकता। तो जो हमारा मकसद है, एम है, ऑब्जेक्टिव है, वो अचीव हो जाएगा। तो ये दो कंपोनेंट की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वन लाइन में है। फार्मा का पार्ट है, साइड इफेक्ट जो बताया वो फार्मा का पार्ट है, ड्रग इंटरेक्शन जो बताया वो फार्मा का पार्ट है, जो इंडिकेशन है, यूज है, कैसे देनी है, कैसे नहीं देनी है, वो गैनी का पार्ट है। क्लियर? अब आती है बारी, पेशेंट टेबलेट लेना भूल गई, ठीक है ना? तो एक कंडीशन होती है जिसे कहते हैं हम मिस्ड टेबलेट का मैनेजमेंट। मिसाल के तौर पे पेशेंट डेली ले रही थी, 21 दिन तक लगातार उसको टेबलेट लेनी थी, लेकिन अचानक वो एक दिन ये टेबलेट भूल गई। अब इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, एक मैं पहले स्क्रीन पे फोटो रखता हूँ, बहुत अच्छे से आपको समझ। यहाँ पर पेशेंट ने मंडे से टेबलेट लेनी स्टार्ट की, मान के चलो उसने मंडे को एक टेबलेट ली, ट्यूसडे ली, वेडनेसडे ली, सही ले रही है, फ्राइडे को भूल गई। ठीक है, फ्राइडे को भूल गई,
और फ्राइडे में उसे याद नहीं रहा टैबलेट लेने के लिए। अब इसमें दो कंडीशन है। जो फ्राइडे में टैबलेट एक और चीज मान लो कि मंडे को ये सुबह 7 बजे डेली टैबलेट लेना चाह रही थी, ठीक। तो इसने हर दिन इतनी ही बजे ली, क्योंकि आप उसको पहले से ही समझा दोगे कि भाई टैबलेट का टाइम जो है वो सेम रखना है। लेकिन फ्राइडे आया नेक्स्ट वाला, पहला फ्राइडे, ये भूल गई लेना। 7 बजे इसको लेना थी, भूल गई, याद नहीं है, काम कर रही है घर का। खाना बना रही है, ना फर्श का पोछा लगाना है, बच्चों को तैयार करना है, बहुत कुछ है, या ऑफिस में है। तो फ्राइडे में से याद नहीं रहा, अचानक इसको शाम को 4 PM पे याद आता है। 4 PM पे। तब देखना जरा, सुबह 7 बजे लेनी थी, 4 बजे शाम को याद आया, अरे यार मैंने तो टैबलेट ली ही नहीं। जरा घंटे गिन के बताओ, आवर्स कितना गैप हुआ है। आप लोग खुद गिनोगे तो याद हो जाएगा, फिर काम आएगा आपके। ऐसे सिंपली बता दूंगा मैं तो इतना याद नहीं होगा। 7 बजे सुबह से शाम 4 बजे तक कितने घंटे हुए, गिन के बताओ। 9 आवर्स, वेरी गुड, फैदाना ने बताया। हाँ ये भी ठीक है, हुमैरा ने सही बताया, और आबिदा ने भी सही। तो 9 आवर्स हुए। तो याद रखो, अगर किसी भूली हुई पेशेंट को 12 घंटे के अंदर अंदर याद आ गया तो उसी टाइम फौरन टैबलेट ले लेनी है, वो काउंट हो जाएगी। और ये ओके मान लिया जाएगा कि हाँ फ्राइडे में टैबलेट ली गई है। सैटरडे में फिर टाइम नहीं बदल रहा है, वो 7 ही बजे रहेगा। भूलने वाले दिन का टाइम भले ही गलत है, लेकिन बाकी दिन के टाइम सेम वही रहेंगे जो पहले वाले दिन का टाइम था। अगर समझ गए हो मेरी इस बात को तो बड़ा सा टिक बनाओ। मैंने कहा जिस दिन से उसने लेनी स्टार्ट की थी सुबह 7 बजे, वो 7 ही बजे का टाइम वो तो फिक्स रहेगा। जिस दिन भूली है उस दिन 12 घंटे के अंदर अगर याद आ जाए तो फौरन ले लो। अगर मान के चलो 12 घंटे बाद याद आ रहा है तो अब नहीं लेना। फिर क्या करना है, फिर इसको सैटरडे में 2 टैबलेट लेनी है, एक तो खुद सैटरडे वाली और एक फ्राइडे वाली। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। ठीक, दो कंडीशन हो गई ना। पहली क्या केस है, पहला केस है पेशेंट भूली, उसने मिस किया, लेकिन 12 आवर से पहले पहले उसे याद आ गया, तो उससे कहो फौरन के फौरन ले लो। लेकिन अगर आफ्टर 12 आवर्स उसको याद आया तो उसको नेक्स्ट डे डबल टैबलेट लेनी है। लेकिन इसमें एक काम करना होगा उसको, चूंकि पूरा एक दिन गैप हो गया, भले ही अगले दिन 2 टैबलेट ले ली है, थोड़ा सा अब रिस्क हो जाएगा प्रेगनेंसी का। तो जो इंटर कोर्स है वो विदाउट प्रोटेक्शन नहीं करना है। बेस्ट प्रोटेक्शन अब क्या रहेगा आप लोग बताओगे, दोनों कपल का जो बेस्ट प्रोटेक्शन होगा। अगर टैबलेट मिस कर दिए, अगले दिन वो 2 टैबलेट लेगी और 7 दिन के लिए प्रोटेक्शन के साथ इंटरकोर्स किया जाएगा, तो बेस्ट प्रोटेक्शन होता है कॉन्डोम, ठीक है। तो आप उसको रिकमेंड कर दोगे। अब मान के चलो ज्यादा मिस हो गई, तीसरे हफ्ते में, पहले से तीसरे हफ्ते में कभी भी अगर 2 दिन से ज्यादा टैबलेट भूल गई, वो फ्राइडे को भी नहीं ली, सैटरडे को भी नहीं ली, संडे को भी नहीं ली, ठीक है, तो अब वो पैक बेकार हो गया। अगले दिन से नया पैक स्टार्ट करना है उसको, फिर से जीरो से स्टार्ट करना है, डे 1 से स्टार्ट करना है। शाफिया ने सही आंसर दिया है, मेरे पास मैसेज आ गया कि अगर 2 दिन 3 दिन 2 दिन से ज्यादा मिस हो जाए तो फिर वो पुराना वाला पैक फेंक दो, उसका कोई काम नहीं है। नया पैक खरीदो, डे 1 से स्टार्ट कराओ और साइकिल को दोबारा से गिनो, ठीक। बाकी जितनी भी टैबलेट उसमें बची रह गई थी वो बैकअप के लिए रख लो, बैकअप के लिए काम आएंगी, कभी मिस्ड टैबलेट कोई होगी तो उसमें से निकाल के यूज कर ली जाएगी। बात समझ में आ गया। तो ये 3 कंडीशन थी, 3 केस थे जो मैंने आपको बता दिए। तो दिस वाज ऑल अबाउट
अनवांटेड 21 डेज या फिर ओवरऑल एल। अब मैं आप लोगों के क्वेश्चन देख ले रहा हूं। पेशेंट को आपने 21 डेज तक टैबलेट लेने को कहा, 7 दिन नो टैबलेट। ठीक, ये जो 7 दिन है, इन्हीं 7 दिन में कभी भी 2 से 3 दिन बाद यूजुअली पीरियड या मेंसेस आ जाता है, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, ब्लीडिंग हो गई। मान के चलो आज जैसे कि फ्राइडे है, आज के दिन का नाम है फ्राइडे, तो पेशेंट को अगर फ्राइडे को ब्लीडिंग स्टार्ट हुई है, तो हम फ्राइडे को बोलेंगे, आज फ्राइडे है बेटा, याद रखना, ठीक है, आज का जो मैं पढ़ा रहा हूँ, क्लास ले रहा हूँ, आज फ्राइडे है। आज को हम बोलेंगे डे 1 ऑफ मेंसेस। टैबलेट लेने का डे 1 नहीं है, मेंसेस का डे 1 है, ब्लीडिंग का डे 1 है। ठीक, तो फ्राइडे ब्लीडिंग का डे 1 है। अब हम जो दूसरी साइकिल स्टार्ट करेंगे इस टैबलेट की, वो 5th डे पे स्टार्ट करेंगे। तो आप लोगों को आंसर करना है, अगर मेरी कंसेप्ट आप समझ गए, तो आज जुमा है, फ्राइडे है, आज के दिन ब्लीडिंग आ गई, मेंसेस आ गए, पीरियड आ गया। 5वें दिन कौन सा दिन पड़ेगा, जरा गिन के बताओ। फ्राइडे को डे 1 ले लो, तो फ्राइडे 1, सैटरडे 2, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे। वेरी गुड, करेक्ट आंसर। तो जो 5th डे हमारा बन रहा है वो है टी फॉर ट्यूसडे। ठीक, तो पेशेंट को आप बोलोगे कि जिस दिन ब्लीडिंग होगी उसके 5वें दिन से आपको टैबलेट लेनी है। अगर वो कंफ्यूज हो रही है तो आप उससे ये कह दो कि जब भी आपको पीरियड आ जाए तो 2-3 दिन के अंदर मेरे पास आप आ जाना मिलने के लिए, दिखाने के लिए। मैं आपको नया तरीके से दूसरी साइकिल स्टार्ट कराऊंगा। कुछ पेशेंट पढ़ी लिखी होती हैं तो वो समझ जाती हैं कि 5वें दिन का क्या मतलब है। कुछ पेशेंट बेचारी नहीं समझ पाती, तो उन्हें आप उनको हेल्प कर दो, उनसे कह दो कि जब भी आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए, ब्लीडिंग स्टार्ट होने के 2-3 दिन बाद, 4 दिन बाद आप मेरे क्लिनिक आइए, फिर मैं आपको बताऊंगी कि अब दूसरी वाली टैबलेट का जो पैक है वो कैसे स्टार्ट करना है। दिस वाज ऑल अबाउट levonorgestrel and ethinyl estradiol combination oral contraceptive pills.